हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जेपीएससी मेंस का पेपर 3 में हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें टॉपिक है, उससे संबंधित हम लोग देखेंगे। ठीक है, जेपीएससी मेंस का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो भाग है और ये सिलेबस में आप देख रहे होंगे और देखे भी होंगे। ठीक है, उसमें जो 25 चैप्टर नंबर है और उसमें देख रहे हैं हम लोग ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व प्रशासन और स्थायी बंदोबस्ती रैयतवाड़ी तथा माल मालवाड़ी पत्ती से संबंधित हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, डिस्क्रिप्ट ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व प्रशासन, स्थायी बंदोबस्ती और रैयतवाड़ी तथा मालवाड़ी पत्ती। इससे पहले कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्टिव देखेंगे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1790 से 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्ती के तहत लगभग लगान जो था वह वसूली जाती थी 10/11 भाग सरकार का, और शेष जो बचता था 1/11 भाग वह जमींदारों की नियत किया गया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में प्रारंभ की गई था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को ही जमीन का मालिक मान लिया गया था और लॉर्ड हेस्टिंग के काल में महलवाड़ी व्यवस्था के लागू किया गया था और महलवाड़ी व्यवस्था में गाँवों को इकाई के रूप में लगान देना पड़ता था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तारित करने से और उसे स्थिरता करने के लिए कंपनी को धन की आवश्यकता थी और ब्रिटिश हुकूमत अपने आर्थिक खर्चे जैसे कच्चे माल हो गया, ठीक है, खरीदारी और सिविल तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन आदि की पूर्ति के लिए कृषि व्यवस्था का हस्तक्षेप के कारण भारतीय कृषि का परंपरागत स्वरूप बदलने लगा। ठीक है, क्लाइन के समय तक ही भू राजस्व पद्धति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया था तथा इस समय तक बिचौलियों के माध्यम से भू राजस्व की वसूली होती थी, किंतु इसके पश्चात ब्रिटिश हुकूमत द्वारा नए प्रकार के कृषि संबंधों में शुरुआत हुई। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत में 3 प्रकार की भू पद्धतियाँ अपनाई गई थी। पहला था स्थायी बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्ती देखेंगे हम लोग, इसके अंतर्गत जमींदारों की भूमि को मालिकाना हक प्रदान करने हेतु उसके साथ एक निश्चित भू राजस्व अदायगी का समझौता किया गया। वस्तुतः यह बंदोबस्ती ब्रिटेन के तत्कालीन समय में चल रही थी और उत्तरवादी विचारधारा फिजियोक्रेटिव, ठीक है, से प्रेरित था, जिसके अंतर्गत भू स्वामी वर्ग के प्रगतिशील जमींदारों वर्ग के परिवर्तन हो गया था तथा इससे कृषि और उत्पादन के प्रोत्साहन मिली थी। सरकार की आय सुनिश्चित हुई थी। बिना किसी प्रशासनीय व्यय के भू राजस्व की सुनिश्चित रकम प्राप्त करना। इसके में देखेंगे कि जमींदार के रूप में एक देशी समर्थक के वर्ग को निर्माण करना। और यद्यपि प्रारंभ में इस व्यवस्था के संबंधित कुछ समस्या भी थी, जैसे पहला देखिएगा तो इसमें देखिएगा पॉइंट में तो समझौता किससे किया जाए, किसान या जमींदार से। राज्य को पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में प्राप्त हो, और यह समझौता कुछ वर्गों हेतु हो या स्थायी। भूमि का जो मालिकाना हक जमींदारी को दिया गया और लगान की वसूली का 10/11 भाग सरकार को तथा 1/11 भाग जमींदारों का हिस्सा तय हुआ। जमींदारों के लिए सूर्यास्त कानून लाया गया और इसके अंतर्गत यह निश्चित तिथि तक जमींदारों को बेदखल किया जा सकता था। इसका विस्तार बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में 1793 ईस्वी में स्थायी कर दिया गया था। ठीक है, भारत में स्थायी बंदोबस्ती लागू करने का श्रेय जो है और लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा उनके सलाहकार जेम्स ग्रांट को जाता है। कॉर्नवालिस का सोच था कि जिस प्रकार ब्रिटेन की जमींदारी ने स्थायी से स्वयं हिस्से का बढ़ोतरी के लिए कृषि को प्रोत्साहित किया था, आधुनिक तरीके से कृषि की थी। ठीक है, आधुनिक तरीके से कृषि हुई थी और जिससे ब्रिटेन के किसान ज़्यादातर उपज के रूप में, जमींदारों को ज़्यादा लगान के रूप में और आम नागरिकों को खाद्यान्न उपभोक्ता के रूप में तथा सरकार को सुनिश्चित रकम के रूप में भी सभी को फायदा हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार इसे भी ऐसा ही होगा, किंतु कॉर्नवालिस की सोच सही साबित नहीं हुई तथा यह व्यवस्था आमतौर पर नकारात्मक प्रभाव ही
निकले जो इस प्रकार है। नकारात्मक प्रभाव में देखेंगे पॉइंट में, तो किसानों की जो स्थिति थी अत्यंत खराब हो गई थी, क्योंकि यहाँ एक तरह मालिकाना हक उसके हाथ में चला गया था, ठीक है, और वही दूसरी तरफ से जमींदारों की लगान वसूलने के संदर्भ में स्वतंत्र छोड़ दिया गया। उच्च लगान के दरों में भी कारण किसानों, साहूकारों और महाजनों को ऋण जाल में फंस गया, क्योंकि भू राजस्व नगद की वसूली किया जाता था ना। पॉइंट देखेंगे कि भूमि के बिक्री की वस्तु बन जाने के कारण लोगों को जो विखंडनीकरण हुआ, तथा साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी परंपरागत सद्भावनापूर्व वातावरण समाप्त हो गया था। कृषकों का सामूहिक भूमि और चारागाह इत्यादि पर भी अधिकार प्राप्त हो गया था, ठीक है। कृषकों की वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन मिला था, जिससे खदानों की कमी हुई और अकाल पड़ने लगे थे। सूर्यास्त कानून का कारण दूरस्थ जमींदारों को प्रोत्साहन हुआ। इसके बाद सरकार भू राजस्व स्थायी हो गया था। अब नकारात्मक प्रभाव के कारण देखेंगे कि भारत में जो स्थानीय परिस्थितियां भिन्न थी, जैसे में बड़े बड़े खेतों के अभाव, जमींदारों की संकीर्ण सोच और पूंजी निवेश की कमी इत्यादि सभी थे। ब्रिटेन की सरकार द्वारा जो मुख्य उद्देश्य प्रोत्साहन देना था, लेकिन जबकि भारत में अपने औपचारिक हितों की पूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूल करना प्रमुख लक्ष्य था, ठीक है। सकारात्मक के प्रभाव देखेंगे कि आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समाप्त हो गया, बिल्कुल। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, जिससे क्या हुआ कि कृषि उत्पादन में मूल्यवान वृद्धि हुई, ठीक है, इस मूल्यवान वर्धन हुआ। आर्थिक एकीकरण हुआ तथा इसके राष्ट्रवाद के ही विकास में योगदान दिया गया। आधुनिक उद्योग धंधे के कच्चा माल और जैसे कपास, जूट इत्यादि की कृषि को प्रोत्साहन मिला, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयत अर्थात किसानों के साथ बंदोबस्ती किया गया था, तथा उन्हें भूमि के मालिकाना हक प्रदान करते हुए प्रशासनिक अमलों के लिए माध्यम से भू राजस्व वसूल की व्यवस्था की गई थी। यह व्यवस्था मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो 1820 से 27 तथा द्वारा 1820 ईस्वी में प्रारंभ हो गई थी, और इस व्यवस्था में मद्रास, मुंबई और कर्नाटक तथा असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत का लगभग 51% भाग इसके अंतर्गत था। इन क्षेत्रों में बड़े बड़े जमींदार नहीं थे। स्थायी बंदोबस्ती के अंतर्गत सरकार की रकम स्थिर हो गई थी, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश कंपनी के अतिरिक्त लाभ नहीं मिल पा रही थी। जमींदारों के अत्यंत शोषण में कृषक असंतोष बढ़ता जा रहा था, जो कि खतरनाक हो सकता था। कंपनी स्थायी बंदोबस्ती के प्रशासनिक झंझट में पड़ती जा रही थी, और जमींदारों नीलामी द्वारा प्रथा रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत कृषक को जमीन का मालिक मान लिया गया, जब तक वह सरकार को निर्धारित मालगुजारी देते रहे। निर्धारित समय पर भू राजस्व नहीं देने पर सरकार जमीन को नीलामी कर सकता था और भूमि को विक्रय योग्य माना गया। नकारात्मक प्रभाव में देखेंगे कि अधिकाधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारित किया गया, तथा किसानों को बेलपूर्वक खेत जोतने की बाध्य किया गया। राजस्व निर्धारण ज़्यादा होने के कारण किसानों को लाभ नहीं हो पाया। इनके ग्रामीण समाज की सामूहिक संपत्ति की अवधारणा समाप्त कर दी गई। मालगुजारी के नकद की चुकानी होती थी, और उसका जो निर्धारण बाजार मूल्य के आधार पर हुआ, जबकि किसानों की बाजार मूल्य नहीं मिल पाते थे। अकाल और सूखे की स्थिति में कभी कभी राहत मिलती थी, ठीक है। ग्रामीण ऋणग्रस्त में वृद्धि हुई। भूमि के विखंडीकरण तीव्र हुआ तथा जोत का आकार घटा। आर्थिक असमानता में वृद्धि। अब देखिए सकारात्मक प्रभाव में है कि कृषकों को जमीन का जो मालिकाना हक मिला। इसके साथ मालगुजारी की रकम तय करते वक्त आगतों पर होने वाले खर्च का ध्यान में रखा गया था, और प्रचलित आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और टूटकर अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था का सीमित पूंजीवादी रूपांतरण हुआ। मालवाड़ी व्यवस्था में देखेंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ब्रिटिश सरकार ने लागू किया, और इस व्यवस्था के मध्य प्रांत में उत्तर प्रदेश के आगरा और पंजाब के लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूमि थी, और यह व्यवस्था रैयतवाड़ी तथा जमींदारी व्यवस्था का मिलना जुला स्वरूप थी। इस प्रकार राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लागू किया गया, और इन क्षेत्रों में हालांकि जमींदार थे, परंतु जमींदार प्रथा का नकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखते हुए इसे संशोधन आवश्यकता था, ठीक है। दूसरी तरफ से रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषकों को मालिकाना हक प्राप्त हुआ, ठीक है। सरकार को भी बड़ी रकम मिलती थी, किंतु उसके प्रशासनिक अमलों का भी खर्च उठाना पड़ता था। प्रावधान। महाल को राजस्व वसूली की
इकाई को निर्धारित किया गया था और महल का जो अर्थ है गाँवों के समूह था। भू राजस्व की बंदोबस्ती महल प्रमुख और लंबरदार से किया गया था। यह कमीशन एजेंट की तरह कार्य करता था और सैद्धांतिक रूप से भूमि पूरे गांव या महल की मानी जाती थी, परंतु व्यवहारिक रूप से किसान महल की भूमि को आपस में बांट लेते थे और तथा लगान महल का प्रमुख लंबरदार के पास जमा कर देते थे। महल प्रमुख को यह अधिकार था कि वह लगान अदा न करने वाले किसान को उसकी भूमि से बेदखल कर सकता था। लगान का निर्धारण महल और गांव के उत्पादन के आधार पर किया गया था। किसानों से लगान वसूलने की दर निर्धारित कर दी गई थी। सरकार इससे परिवर्तन कर सकती थी। नकारात्मक प्रभाव में देखेंगे कि भू राजस्व दर ज़्यादा होने के कारण किसान तबाह हो गए थे। बिल्कुल अकाल तथा सूखे में भी राहत नहीं हो गई थी। कृषि उत्पादन की वृद्धि और कृषि निवेश न के बराबर हुआ। इसके महल और प्रमुखों को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया गया था। किसान सरकार के प्रत्यक्ष संबंध को समाप्त हो गया था। अब देखेंगे सकारात्मक प्रभाव में, इसमें है कि महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का लबरदारों के फायदे के साथ साथ कृषकों को शोषण की गुंजाइश भी कम थी और इस कारण से महलवाड़ी क्षेत्रों में अकाल तथा विद्रोहियों को बारंबारता नहीं दिखाई थी। इस प्रकार अंग्रेज द्वारा भारत के भू राजस्व वसूलने की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया था और इन पद्धतियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर लागू किया गया। किंतु इन सभी प्रयासों के पीछे जो मूल भावना है आधिकारिक भू राजस्व हड़प कर अपनी आय में वृद्धि करना था और किसानों की भलाई से उनका कोई भी संबंध नहीं था। इसके कारण धीरे धीरे भारतीय कृषक वर्ग कंगाल होने लगा और भारतीय कृषि बर्बाद हो गए। ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए थे फर्स्ट में ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।